हेलो बच्चों, अब हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा पूंजी पर स्थिर है तो हमारे पूंजी खाते और चालू खाते कैसे बने हैं। अब हम सेकंड कंडीशन में आते हैं। प्रश्न के सेकंड कंडीशन में है कि पूंजी यदि परिवर्तनशील है तो कौन से खाते बनेंगे और उसमें कैसे प्रविष्टि होगी। तो देखिए, पूंजी यदि परिवर्तनशील है तो केवल एक ही खाता बनेगा और वो बनेगा साझेदारों का पूंजी खाता। अब इसमें हम देखिए कैसे, जैसे वहां पर हमने दो अलग खाते बनाए थे, उन दोनों खातों के अंदर जो कुछ भी हमने लिखा था उसको पूरे को जोड़ के एक ही के अंदर हम सारे समायोजन करेंगे। इसीलिए वहां दो खाते हैं, यहाँ एक खाते हैं। इस एक खाते में वहां दोनों खाते के आइटम्स को इसमें लिखा जाएगा। तो इसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं। शेष लाया गया, पूंजी का शेष कितना है, इसका 15 लाख है और इसका 10 लाख है। क्लियर। अब इसके बाद शेष के बाद क्या देखेंगे, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन किया था। आप उस कैलकुलेशन को देखकर समझ जाएंगे, समझेंगे या प्रैक्टिस भी करेंगे कि कितनी पूंजी बनती है। तो इसमें हमारा पूंजी पर ब्याज किसका बन रहा है, यहाँ पे हमको सबसे पहले एक कंडीशन हमारा छूट रहा है कि शेष लाया गया के बाद उन्होंने एक अतिरिक्त पूंजी का विनियोजन किया था। उस अतिरिक्त पूंजी की भी प्रविष्टि यहाँ पर करनी है। तो वो भी आपका रोकड़ या बैंक करके आप लिखेंगे। और कितना आएगा, इसका 3 लाख है और इसका 2 लाख है। ठीक, अब आ जाएगा हमारा इस पर पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज हमारा कितना है, एक का हमारा कितना कैलकुलेशन हुआ था, एक का हुआ था हमारा 82,500। हम यहाँ लिखेंगे 82,500। पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन करके देखा था। और बी का कितना था, 55,000, 55,000। तो ये हमको वहां से मिल गया, हो गया। अब इसके बाद हमको देखना है वेतन और कमीशन है दोनों साझेदार का। तो हम यहाँ पे वेतन केवल ए को मिला है, कितना मिला है, ए को 20,000 का वेतन मिला है, बी को नहीं मिला है। और कमीशन ए को मिला है आपको कमीशन 10,000 का मिला है और बी को 7,000 का। क्लियर। अब इसमें हमारे क्रेडिट साइड के लिए कुछ नहीं। अब देखिए, आपको ये देखने से समझ में आ रहा है कि हमने चालू खाते वाला पोर्शन और साझेदारों के पूंजी खाते वाला पोर्शन दोनों को मिला के ले लिया है। तो यही हमको सिर्फ अलग करता है परिवर्तनशील पूंजी और स्थिर पूंजी। अब हम आ जाते हैं डेबिट पक्ष में। डेबिट पक्ष में आते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं आहरण। आहरण कितना है हमारा, इसमें आहरण है हमारा 30,000 और 20,000। फिर है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज है 1,800 और 1,200। 1,200 ये हो गया। अब इसके बाद हमारा हानि है तो वो हानि आएगा हमारा लाभ हानि खाता। इसका है हमारा 60,000, ए का है 60,000 और बी का है 40,000। क्लियर। अब देखिए, हमने सारी प्रविष्टियां कर ली। ठीक, अब सारी प्रविष्टियों को देख लीजिए। आप अब बाद में समय प्रैक्टिस के समय आप दोनों खातों को कंपेयर करके देख लेंगे कि क्या अंतर है, तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये हो जाने के बाद हम वापस उस समय जो काम किए थे वही करेंगे। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल करके हम देखते हैं कहाँ डेबिट में कम है कि क्रेडिट में कम है। तो यहाँ पर हमको एक सरसरी तौर पर निगाह देखते हैं तो हमको दिखता है कि क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट का अमाउंट कम है। तो हम सबसे पहले क्रेडिट के अमाउंट को टोटल कर लेते हैं। तो हमको देखिए कितना मिलता है, यहाँ पे मिलता है 12,62,000 यहाँ मिल रहा है। और ए का हम टोटल करते हैं तो हमको देखिए कितना मिल रहा है, 19,12,500, 19,12,500। ठीक, अब इसका हम टोटल करके देखते हैं। ये तो हमने पूरा टोटल कर दिया क्लोज कंप्लीट करके, पर यहाँ पर देखिए इसका हमको टोटल करके देखते हैं हमको कितना मिलता है। इसको हम पूरा टोटल करते हैं तो यहाँ पे 20,000 और 40,000 कितना मिला आपको, 60,000 और ये 1,200, तो 61,200।
इसका टोटल हो रहा है और ए का टोटल हो जा रहा है हमारा कितना 91800। क्लियर। अब देखिए आपको डिफरेंस दिख रहा है अमाउंट। अब जब ये अब डिफरेंस दिख रहा है तो हम वापस बिल्कुल उसी रूल में जाएंगे। क्रेडिट डेबिट हमारा कम है, क्रेडिट हमारा ज्यादा है, तो हम क्रेडिट माइनस डेबिट करते हैं। तो क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो हमको कितना अमाउंट मिल रहा है 18 देखिए ये मिला हमको, यानी ये हम 19,12,500 से 91,800 को घटाते हैं तो हमको 18,20,700 रुपए मिलता है। और 12,62,000 से हम 61,200 घटाते हैं तो हमको 12,08,000 रुपए मिलता है। ये मिलता है हमें। ठीक, ये मिल गया। तो अब इसके सामने हम क्या लिखेंगे, जैसे वहां लिखे थे शेष ले गए। क्लियर हो गया, शेष ले गए। और अब हम इसको टोटल कर देते हैं तो यहां हमको हो जा रहा है और ये क्लोज हमारा। अब हमारा क्वेश्चन पूरा एकदम कंप्लीट हो गया। और आप देख लीजिए इसको टैली करके इस प्रश्न को और प्रैक्टिस करके देख लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको देखकर इस प्रश्न को आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसके जैसे और क्वेश्चंस एग्जांपल्स निकाल के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप मुझे पर्सनल कमेंट करके या फिर फोन करके क्वेश्चन अपने समस्या का समाधान ले सकते हैं। थैंक यू।